Friends, so we are getting discussed continuously fundamental rights. क्योंकि हम लगातार फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस कर रहे हैं जो भारत के सिटीजन्स को एंजॉय करते हैं। भारत के सिटीजन्स को पूरी तरह से राइट्स मिले हुए हैं कि वो अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है और स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे या कर्टेल करें। मीन्स सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट करने का राइट किसी के पास नहीं है। स्टिल समटाइम्स या कई बार ऐसा हुआ है कि स्टेट के द्वारा हमारे राइट्स को वायलेट किया जाता है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ये भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। चाहे हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशंस में बताया हो, चाहे हमने 13 वर्सेस 368 के बारे में जब कंपैरिजन किया था, कंपैरेटिव स्टडी की थी, तब भी हमने बताया था कि हमारे ये राइट्स हैं, ये हमारे राइट्स हैं। लेकिन आर्टिकल 21 के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को आप प्राप्त है। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स हैं वो सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को ही प्राप्त है। अब ये देखिए कि सर दोनों को कैसे प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 सेज नो शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। मीन्स किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। तो बिकॉज ऑफ इसमें आपको जो है क्या क्या मिला है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये आपको अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर। क्लियर? मीन्स जीने का अधिकार और जीने के साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, इसका स्कोप इतना ब्रॉड है, राइट, कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसमें राइट टू लाइफ के साथ साथ क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, मीन सम्मान के साथ जीने का और सम्मान के साथ मरने का। राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सम्मान के साथ मृत्यु प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है। वो किस में है, आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मीन्स आपको सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार इसी आर्टिकल के अंदर है। तो इसके अंदर आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, एज वेल राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी इसी में है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। तो इसमें बहुत सारे आपको कुल मिलाकर के लगभग 14 राइट्स इसमें आपको मिले हुए हैं। ठीक है? मीन्स लगभग इसमें सम्मान के साथ जीने का, सम्मान के साथ मरने का, सम्मान के साथ मतलब एजुकेशन प्राप्त करने का, हेल्दी एनवायरनमेंट प्राप्त करने का, मीन्स सारे अधिकार मिले हुए हैं। इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये जो है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, मीन्स जो भारत का नागरिक है उसके लिए भी और जो भारत का नागरिक नहीं भी है, मीन्स दोज हु कम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए भी इक्वल राइट है। ये क्या, राइट टू लाइफ मीन्स नो शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इसी आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जीवन
और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रहेगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मजे की बात क्या है, इसमें हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि विद केस की, क्योंकि जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो यहां पर जो आर्टिकल है बेसिकली इस आर्टिकल को सबसे ज्यादा बार, मीन्स अगर कभी कोई ये डिस्कस किया जाए कि सबसे ज्यादा बार आर्टिकल पर कंसीडर किया गया, सबसे ज्यादा समय तक अगर किसी आर्टिकल पर डिबेट किया गया है तो वो आर्टिकल 21 है। मीन्स अगर कभी ये क्वेश्चंस पुट अप होता है कि फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लॉन्ग लास्टेड डिबेट चली हो, जिसमें लॉन्ग लास्टेड का मतलब बहुत लंबे समय तक जिस पर डिबेट की गई हो, जिस पर बहुत लंबे समय तक जो है डिस्कस किया गया हो, तो वो आर्टिकल कौन सा है? दैट आर्टिकल विल बी 21। तो चूंकि इसमें इसको लॉन्ग लास्टेड डिबेट इसमें क्यों हुई, उसके पीछे एक रीजन था। ये जो बेसिकली राइट्स है, हमने चूंकि फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो पूरा फंडामेंटल राइट्स ही हमने जो है किससे लिया है? यूएसए से लिया है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि फंडामेंटल वी हैव बोरोड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया था। इज दैट क्लियर? अब आर्टिकल 21 में अमेरिका में बेसिकली एक लॉ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि जिन देशों में, जिस देश में या जिन विकसित देशों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उस देश के कोर्ट को ये पूर्ण राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव से एंड लेजिस्लेटिव से क्वेश्चनिंग कर सके कि क्या वो जो कानून बना रहा है वो कानून उसे बनाने का राइट है या नहीं। क्लियर? मीन्स किसमें? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिस इज द राइट टू कोर्ट, ये कोर्ट को अधिकार है, या जिन देशों में भी ड्यू प्रोसेस लॉ की प्रक्रिया या प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, वो वहां पर कोर्ट को ये राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है कि वो जो भी कानून बना रहा है उस कानून को बनाने के लिए वो जो है अधिकार रखता है या नहीं रखता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कानून जो लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो कानून बनाती है और वो ऐसा कानून बना देती है कि हमारे नागरिक के, किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स ही इन्फ्रिंज होने लगते हैं या उनके राइट्स कर्टेल होने लगते हैं, मीन्स उनका अधिकारों का हनन होने लगता है। तो इन दैट केस ये जो ड्यू प्रोसेस लॉ है बेसिकली ये क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये इन फेवर ऑफ सिटीजन्स है। लेकिन अब बात जब ये आई कि आर्टिकल 21 जो है इसके बारे में अगर हम बात करें इंडिया में कि क्या आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड, वेदर द आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है क्या? मीन्स क्या आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है? तो देखा होगा आपने जब कभी इमरजेंसी आती है देश में, आपातकालीन स्थिति में, जैसे एक्सटर्नल वॉर की स्थिति बन जाए, बाहरी किसी आक्रमण की स्थिति बन जाए, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव सम राइट टू सस्पेंड सम राइट। मीन्स भारत के राष्ट्रपति को ये पूर्ण अधिकार है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या कर देते हैं? तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देते हैं। और बेसिकली वो राइट्स कौन से सस्पेंड होते हैं? आर्टिकल 19 के। आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स प्रोसेशन, एसोसिएशन, कॉन्फ्रेंस, प्रोटेस्ट, लाइक दैट। मीन्स हमारे पास क्या राइट है? वी कैन डू प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसमें? अंडर आर्टिकल 19 में।
हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। अभी देखिए किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो धरना प्रदर्शन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में उन्हें ये राइट मिला हुआ है कि अगर कोई सरकार कानून बनाती है और कानून अगर उनके हित का नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? उस कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेसन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। तो निकाल रहे हैं ना इस समय किसान। क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दे हैव राइट टू डू सो, उनके पास ऐसा करने का अधिकार है, दैट्स व्हाई वो निकाल रहे हैं। तो क्या आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है? तो यस, आर्टिकल 21 also could be suspended by the President of India using आर्टिकल 359। मीन्स आर्टिकल 21 को भी भारत के राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते थे? सस्पेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। किसमें? अंडर आर्टिकल 359 में मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो जो है इस आर्टिकल को क्या कर सकते थे? किसको? 21 को सस्पेंड कर सकते थे। बट चूंकि हमने बताया कि इस पर इतनी बार डिबेट हुई है, लॉन्ग लास्टेड डिबेट चली है, फिर ये हुआ कि इस आर्टिकल 359 को ही अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 359 को ही अमेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड मीन्स नाउ अब जो है आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति भी इसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी निज स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां पर फिर वहीं पे पहुंचते हैं कि दो विकसित देश हैं, वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉलोड विच वन लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं और इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत कोर्ट को ये पूरा पावर है, कोर्ट को ये अधिकार है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से क्वेश्चनिंग कर सके कि क्या जो आपने कानून बनाया है वो किस तरह का है, वो कानून जस्ट है। जस्ट मतलब न्यायपूर्ण है। क्या ये कानून आप जो बना रहे हैं जस्ट है मीन्स न्यायपूर्ण है, फेयर है, रीजनेबल है? क्या जो भी आप कानून बना रहे हैं अगर वो कानून इन पब्लिक इंटरेस्ट जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, देन यू कैन डू, तब आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कानून आप बना रहे हैं जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो उस कानून को कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वो उसी समय इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे इंडिया में कहा गया भारत के संविधान में, वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यही चाहते थे कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसी को फॉलो किया जाए, बट काफी चूंकि लॉन्ग डिबेट, लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकाला गया कि नहीं, हम जो है जो लॉ लाएंगे वो किस तरह का होगा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मींस इसके अंतर्गत ये जो लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमको एग्जीक्यूटिव्स के आर्बिट्रेरी से तो बचा लेता है। किससे? एग्जीक्यूटिव्स की
आर्बिट्रेरी से तो बचा लेता है। आर्बिट्रेरी का मतलब समझ रहे हैं? क्यों भाई? एग्जीक्यूटिव्स की आर्बिट्रेरी मीन्स उसके मनमाने रवैये से तो बचा लेते हैं, बट समटाइम्स लेजिस्लेशंस की आर्बिट्रेरी से नहीं बचा पाते हैं। तो उसके लिए मीन्स इस पर इतनी लॉन्ग डिबेट हुई, फिर यह तय हुआ कि जो भी लेजिस्लेशंस हैं वो इस कानून को कैसे कैसे उनको जो है टेस्ट पास करना होगा, उसको पास करना होगा कि जो भी कानून एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो इनफैक्ट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होगा, तो ही वो कानून, वो लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब पहुंच यहां पर ए भी है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक हम केस के साथ भी डिस्कस करेंगे। एक केस आपको लेते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल्स एक केस है एके गोपालन वर्सेस एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में अब देखिए इसमें यहां पर हम दो लॉ फिर एक साथ लेके चलेंगे। मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के लॉ जो है एग्जिस्ट करते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन, कौन से? प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इज दैट क्लियर? प्यूनिटिव डिटेंशन जो है ये लॉफुल है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? लॉफुल है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ये समटाइम्स अनलॉफुल लगती है, अनलॉफुल लगती है। ठीक है? तो अब देखिए इनफैक्ट होता क्या है कि एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। कब का केस है? 1950 का। और ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी 1950 का, राइट? तो एके गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 या अंडर सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत इनको डिटेन कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। क्या कर लिया गया? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार किया गया? एके गोपालन को। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो डिटेनर एंड डिटेनी दोनों के राइट्स अलग अलग होते हैं। बट क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 अंडर सेक्शन 14 में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया तो इन्होंने कहा कि भाई दिस इज द वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, राइट? ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है, हमारे निजता के अधिकार का भी हनन है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 19 में एवरी सिटीजन हैज द राइट, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि इधर ही सी और दे कैन मूव हियर एंड देयर और अक्रॉस इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। मींस भारत के किसी भी राज्य में कोई कहीं भी मूव कर सकता है, राइट? तो इनको जो है एंड राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू प्राइवेसी मींस निजता के भी अधिकार है। तो ये आर्टिकल 19 का भी हनन था, राइट? और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन तो इन्होंने कहा ये तो हमारे अनुच्छेद 19 का भी हनन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का भी हनन है मींस। और आर्टिकल 22
ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किस किस का हनन करता है? मीन्स आर्टिकल 19, 21, 22 जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन मीन्स गिरफ्तारी से बचने के प्रोटेक्शन हमें किसमें मिले हुए हैं? आर्टिकल 22 में। और अगर हम बहुत ज्यादा डीप डिटेल्स डिस्कस करें तो आर्टिकल 13 क्लास सेकेंड, आर्टिकल 13 क्लास सेकेंड में ये जो है इस सीधे तौर पर लिखा है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13 क्लास सेकेंड क्या कहता है कि स्टेट हैज नो सच राइट which can exercise such law which could be violate the fundamental rights of citizens। जो भारत के नागरिकों का या भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट नहीं करता है, सच लॉ जो है क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। कौन कहता है? आर्टिकल 13 क्लास सेकेंड। तो ए.के. गोपालन की जो है प्ली जो अपील थी वो बिल्कुल सही थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है और अपराध करने से पहले ही हमें अरेस्ट कर लिया गया। मतलब समझ में आया? जैसे कि हमारे यहाँ सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी होता है जिसमें पुलिस को यह अधिकार होता है कि 151 ऑफ सीआरपीसी में वो बेसिकली लोग कह देते हैं कि भाई मारपीट हो गई थी, मारपीट हो जाएगी तो फिर 151 ऑफ सीआरपीसी भी नहीं लगेगा, फिर तो सेक्शन बदल जाएंगे कि आपने कितने थप्पड़ मारे, उसको कहाँ चोट आई, कोई उंगली डैमेज हो गई उसका सेक्शन अलग होगा, थप्पड़ मारने का सेक्शन अलग होगा। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि झगड़े की स्थिति बनने से पहले आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां पर इन्होंने क्राइम नहीं किया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है सो एंड सो पर्सन मींस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या एग्जीक्यूटिव पावर्स ये शो करता है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो देन सो एंड सो इज गोइंग टू कमिट क्राइम, वो अपराध करने जा रहा मीन्स अगर नहीं गिरफ्तार किया जाता तो अपराध करता। लेकिन हमने क्या किया? अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 अंडर सेक्शन 14 उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया, इसलिए ये कोई अपराध नहीं। तो इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी जो गिरफ्तारी है ए.के. गोपालन की वो अनलॉफुल नहीं है और इस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के केस में ये जो है आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 के जो है राइट्स मैटर नहीं करते हैं, लिहाजा इस गिरफ्तारी को क्या बताया? न्यायपूर्ण बताया, राइट। और ये जो है मामला कब तक चलता रहा? 1978 तक। कब तक रहा? 1978 तक। लेकिन होता क्या है कि 1978 में इसका जो है आर्टिकल 21 का जो है स्कोप भी बड़ा ब्रॉड हो गया। इसमें तो बड़ा नैरोली सोचा गया था। किसके? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा नैरोली डिस्कस किया। यह बड़ी बहुत ही एक नैरो माइंड सोच थी। लेकिन आर्टिकल ये जो है 1978 में जैसे ही केस अपीयर होता है मेनका गांधी, किसका? मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध ये केस आता है। किसका?
मेनका गांधी। कब आता है? 1978 में। इनफैक्ट हुआ क्या था, मेनका गांधी का पासपोर्ट भारत सरकार ने इंपाउंड कर दिया था। राइट? क्या हुआ था? मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वी कैन से यूनियन गवर्नमेंट ने इनका जो है पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया। मतलब ये कहीं देश से बाहर मूव नहीं कर सकती थी। पासपोर्ट अगर इनका जो है जमा हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा, तो कहां जा पाएंगे? तो अंडर आर्टिकल 32 ए भी जो है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा? 32। अंडर आर्टिकल 32 ये जो है इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के कहते हैं कि योर एक्सीलेंस, हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। राइट? तो इस केस को डीप डिटेल करने के बाद, लॉन्ग डिबेट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यस, दिस इज अनलॉफुल डिटेंशन। ये जो है क्या है? एक अनलॉफुल डिटेंशन है। अगर कोई भी स्टेट इस तरह का लॉ बनाता है तो वो लॉ जो है कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह के जो कानून जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, इस टेस्ट को अगर क्वालिफाई करते हैं और ये अगर क्वालिफाई होंगे तो ही लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज लॉ जो है क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। 1978 के केस में ये जाकर के क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर? तो यस, मैं बात कर रहा था कि मेनका गांधी के केस के बाद आर्टिकल 21 का जो स्कोप था बहुत ब्रॉड हो गया, क्योंकि ये पहले भी हमने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे राइट्स हैं और ना करके, बहुत कम करके भी अगर देखा जाए तो लगभग 14-15 राइट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, एज वेल क्लीन एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन मीन्स स्वच्छ जल, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा मीन्स राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी मीन्स निजता का भी अधिकार इसी के अंतर्गत है। राइट टू रिमेन साइलेंट मीन्स शांत रहने का भी अधिकार आर्टिकल 19 में भी है, इसमें भी है आपको साइलेंस रहने का अधिकार, इसमें भी आपको मिलता है आर्टिकल 21 में। तो इसका स्कोप बहुत ब्रॉड कर दिया गया। अब इसको हम समझते हैं एक केस के बाद के साथ। जैसे कि इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मीन्स प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जिए। लेकिन अगर ये हमको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी देता है। मीन्स सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार अगर हमें कहीं पर मिला है तो कहां पर मिला है? आर्टिकल 21 में। इस केस को हम समझते हैं पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होता क्या है? पी रत्नम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 306, ये 306 जो है आईपीसी कब लगती है? जब कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है या किसी व्यक्ति को कोई आत्महत्या करने पर विवश करता है। जस्ट सपोज कोई व्यक्ति है, हम उसको इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं, इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं
कि वो उसने जो है क्या कर दे, अपनी जान देने पर आमादा हो जाए। इन दैट केस उस पर्सन को, उस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी गिरफ्तार किया जाएगा जिसने उसे आत्महत्या करने पर विवश किया, राइट। लेकिन जो सुसाइड का केस होता है वो बेसिकली 309 में होता है। किसमें होता है? 309। पूरी आईपीसी में यही एक ऐसी धारा है कि अगर इसमें अपराध तो है 309 ऑफ आईपीसी, कॉमिटिंग सुसाइड इज ऑफेंस, कॉमिटिंग सुसाइड इज एन ऑफेंस। ये एक अपराध है और ये ऐसा अपराध नहीं बल्कि सीरियस अपराध है, राइट। मीन्स आत्महत्या करना जो है क्या है, एक गंभीर अपराध है। और ये अगर कोई अटेम्प्ट करता है और वो व्यक्ति बच गया तो उसे क्या होगी, जेल जाना पड़ेगा उसे। इज दैट क्लियर? उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे विधिवत वो क्या हो जाएगा, जेल जाएगा, राइट। लेकिन अगर मर गया तो पूरे आईपीसी में यही एक सेक्शन है कि अपराध अगर पूरा हो गया तो फिर उसको कुछ नहीं होता है। रीजन बिहाइंड जो मर ही गया आप उसको कौन सी सजा दे दोगे, जिंदा रहता तो उसको सजा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पी रत्नम अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, मींस आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये भाई साहब आत्महत्या तो करने जाते हैं लेकिन आत्महत्या कर ही नहीं पाते हैं, बच जाते हैं। क्या हो जाता है? बच जाते हैं। और जब बच जाते हैं तो क्या करती है पुलिस, इनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करती है। तो इनकी ये दलील थी पी रत्नम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32 कि माय लॉर्ड, अगर हमें कुछ करने का अधिकार है तो कुछ ना करने का भी तो अधिकार है। अगर हमें राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी तो है। अगर हमको जीने का अधिकार है तो साथ साथ मरने का भी तो अधिकार मिला है। तो ये अपराध कहां से हुआ? लिहाजा इस केस में मुझे अपराधी या दोषी न ठहराया जाए और मुझे जो है बरी किया जाए। तो पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हाँ भाई आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ये अधिकार तो नागरिक को मिला है और लिहाजा इनको जो है क्या किया जाता है, एक्यूट किया जाता है, बरी किया जाता है। इज दैट क्लियर? मींस इस केस में ये बरी हो जाते हैं ये कहते हुए कि भाई हमको तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, सम्मान के साथ चलो नहीं जी पा रहे हैं तो सम्मान के साथ मरने का भी हमें अधिकार है। लेकिन फिर इसी के बीच एक केस और आ जाता है। कौन आ जाता है? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सेम केस आता है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड का था, ये भी आत्महत्या का केस था। तो इन्होंने भी वही अपील दी कि पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली कि देखिए इसी तरह के केस में आपने पहले भी एक्विट किया है, किसको? पी रत्नम को। तो फिर मुझे क्यों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है? मींस वी हैव राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी। हमारे पास भी तो जीने का और मरने का दोनों का अधिकार है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अटेम्प्ट टू सुसाइड की इंटरप्रिटेशन बदल दी। राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी की इंटरप्रिटेशन को बदला एंड ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करते हुए, बड़ी व्याख्या करते हुए कहा कि यस एब्सोल्युटली वी हैव राइट टू लाइफ, हमारे साथ जीने का अधिकार है। वी हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी, हमें सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है। बट आपका ये अधिकार जो सम्मान के साथ मरने का है, इसके आधार पर आप लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हैं, राइट। यहां पर इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हुए पकड़ा जाता है या बच जाता है, आत्महत्या करने के प्रयास के दौरान अगर वो व्यक्ति बच जाता है तो आईपीसी 309 का वो जो है क्या है,
अपराधी होगा और उसे विधिवत कानून के आधार पर जो उचित सजा बनती होगी उसे सजा दी जाएगी। यहां पर राइट टू डाई विद डिग्निटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी लाइफ सम्मान के साथ जिया है, तो वो सम्मान के साथ जीने की श्रेणी में कौन आता है? हर वो व्यक्ति जो समाज में रहते हुए, सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, सरकार में रहते हुए, जो राज्य के नियमों का पालन करते हुए अपना, चाहे वो मेहनत करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, राज्य के नियमों का उल्लंघन अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, अर्थात कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, तो वो सम्मान से जीने का अधिकारी है, चाहे भले मजदूरी करता हो। इज दैट क्लियर? तो राज्य के रूल्स का वायलेशन नहीं हो रहा है तो वो सम्मानित व्यक्ति है। इज दैट क्लियर? तो आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब है कि जस्ट सपोज कोई व्यक्ति अचानक से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, अचानक से कोमा में चला गया, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं है इसको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तो इन दैट केस उसके जो फैमिलियर्स होते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि संतान है, माता पिता भाई, कि भाई इसकी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा प्रिक ना किया जाए, इसकी बॉडी के साथ और ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि जिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बल पर वो व्यक्ति जीवित है, उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को रिमूव करके उसकी डेथ की जा सकती है। इसको कहते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी, ना कि सम्मान के साथ मरने के नाम पर गले में फांसी लटका के मर जाओ। ये चीज गलत है, गैर कानूनी है। राइट? तो यहां पर राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का जो है इंटरप्रिटेशन इसके ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ब्रॉड किया गया, नहीं तो लोग आत्महत्या ही कर लेते थे। तो आर्टिकल 21 में आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। सो अपने इन राइट्स का एंजॉय कीजिए और नेवर थिंक अबाउट राइट टू डाई विद डिग्निटी मीन्स अटेम्प्ट टू सुसाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वन थिंग मोर, एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ही जल्द हमारा जो है CSIAS अकेडमी का ऐप लॉन्च हो रहा है और सभी विद्यार्थियों को उस ऐप का जो है यूजर ID एंड पासवर्ड मिल जाएगी। आप लोग घर से बैठ करके भी हमारी पूरी की पूरी क्लास ले सकते हैं। अभी तो ये YouTube वीडियो के लेवल स्तर पर बना रहे हैं, तो जो भी वीडियो हैं हमारे एक एक टॉपिक वाइज हैं, फिर उसमें आपको जो है क्वेश्चंस पेपर्स एज वेल एज डिस्कशन और ईच टॉपिक डिस्कशन आपको मिलेगा। थैंक यू।